द फ्लैश की मल्टीवर्सल टाइम ट्रैवलिंग स्टोरी भरी हुई है अनलिमिटेड केमियोज और रेफरेंसेस से। स्पाइडरमैन नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और सोनी की एनिमेटेड स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स ने जो चीजें मल्टीवर्स के यूज से की थी, द फ्लैश ने तो उससे एक स्टेप आगे बढ़ के डीसी की 40-50 साल पुरानी हिस्ट्री को ही मूवी में कैनन कर दिया। बट स्पीडस्टर की फास्ट पेस मूवी में आपने बहुत कुछ मिस कर दिया होगा, बट वरी नॉट, क्योंकि वही बताने के लिए मैं बैठा हूँ। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड इस वीडियो में मैं बताऊंगा द फ्लैश की सभी हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स एंड पास्ट के डीसी और वार्नर ब्रदर्स के रेफरेंसेस। स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में जब बैरी एलन ब्रेकफास्ट के लिए खड़ा होता है तो उसे कॉल आता है एल्फ्रेड पेनीवर्थ का। एक्टर जेरेमी आयन के एल्फ्रेड को हम बेन एफ्लेक वाली बैटमैन मूवीज और जस्टिस लीग में देख चुके हैं। एल्फ्रेड ब्रूस के लिए मैन इन द चेयर का काम करता है और यहाँ वो फ्लैश को भी गाइड करता है। जब बैरी उसे जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स से कांटेक्ट करने के लिए कहता है तो एल्फ्रेड उसे बताता है कि सभी सुपर हीरोज बिजी है, स्पेशली काल-एल यानी कि सुपरमैन बिजी है गुआटेमाला में वोल्केनो से फाइट करने में, जहाँ हमें टीवी न्यूज में उसका फुटेज भी दिखाया जाता है। अब ये रेफरेंस है फ्लैशर स्टूडियो की 1940 में क्रिएटेड एनिमेटेड शॉर्ट सीरीज का, जिसके एक एपिसोड का नाम था वोल्केनो एंड यहाँ सुपरमैन लोगों को वोल्केनो इरप्शन से ही बचाते हुए दिखा था। बट मूवी में हेनरी कैविल के सुपरमैन का ये इकलौता केमियो नहीं है, क्योंकि आगे चल के वो हमें फिर से दिखेगा। अब बैरी अपनी सुपर स्पीड पावर यूज करके जाता है गॉथम सिटी में बैटमैन की हेल्प करने। जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग यहाँ क्रैश हो रही है उसके साथ में ही दिखता है हमें मार्था वेन इंस्टीट्यूट, यानी कि ब्रूस वेन की मदर के नाम पे ही ये बिल्डिंग बनी है। फ्लैश के वहां पहुंचते ही वो सबसे पहले एक एम्बुलेंस ड्राइवर की जान बचाता है। इस एम्बुलेंस का नंबर है EV 945, डीसी की कॉमिक्स वॉल्यूम 1 इशू 945, जिसके टॉप पे दिखता है डीसी यूनिवर्स रीबर्थ टाइटल। अब ये रेफरेंस हो सकता है DCU के खत्म होने और DCU के रीबर्थ की तरफ। जब ब्रूस की एंट्री होती है तो वो अपनी बाइक के साथ जंप करता है उसकी एयरक्राफ्ट फ्लाइंग फॉक्स से, जिसे हमने जस्टिस लीग में देखा था। अब यहाँ जो ब्रूस वेन की हैवी ड्यूटी बैट साइकिल है वो काफी ज्यादा मैच करती है क्रिश्चियन बेल के द डार्क नाइट मूवी वाली बैट साइकिल से। यही बैट साइकिल हमें रॉबर्ट पैटिंसन वाली द बैटमैन मूवी में भी देखने मिली थी। यहाँ ब्रूस वेन बैरी को बताता है कि जिस क्रिमिनल को वो चेज कर रहा है वो है फैल्कॉन का बेटा। कॉमिक्स में बैटमैन के फेमस विलन कार्माइन फाल्कन का बेटा था एल्बर्टो फाल्कन। अब लाइव एक्शन में कार्माइन फाल्कन को हमने द बैटमैन मूवी में रिसेंटली देखा था। अब एल्बर्टो को पकड़ने के चक्कर में जब बैटमैन ब्रिज से लटका होता है तो उसकी मदद करने आती है गैल गैडोट की वंडर वुमन, जिसके बैकग्राउंड में हमें उसी का बैकग्राउंड म्यूजिक बजते हुए सुनता है। इसी साल की शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स में भी गैल गैडोट का एक केमियो देखने मिला था। एंड अगर ये पैटर्न इसी तरह चलता रहा तो होपफुली एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम में भी हमें फिर से एक गैल गैडोट का केमियो देखने मिले। बैटमैन को बचाने के लिए वंडर वुमन यूज करती है अपना लैसो, जिसे लैसो ऑफ ट्रुथ भी कहा जाता है। एंड ऑफ कोर्स इसी लैसो ऑफ ट्रुथ की वजह से बैटमैन और बैरी एलन दोनों जो नहीं बोलना चाहते वो भी बोल देते हैं। अपने ऑफिस के बाहर बैरी एलन मिलता है उसकी स्कूल फ्रेंड और अब रिपोर्टर बन चुकी आयरिस वेस्ट से। कॉमिक्स में भी आयरिस एक रिपोर्टर ही है जो बैरी एलन की फियांसी बनती है, लेकिन यहाँ पर उनकी बातों में आयरिस उससे कहती है कि उसने बैरी को पहले भी देखा था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ बात हो रही है जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग वाले इस सीन का, जहाँ पर बैरी अपनी सुपर पावर यूज करके आयरिस को एक्सीडेंट से बचाता है। बट ये सीन थिएटर्स में रिलीज हुई डीसी की जस्टिस लीग से डिलीट कर दिया गया था। तो एक तरह से द फ्लैश जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को कैनोनाइज करती है DCU यूनिवर्स में। बैरी का फादर कैद है आयरन हाइट्स प्रिजन में। डिटेक्टिव कॉमिक्स में आयरन हाइट्स एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है जहाँ पर सुपर पावर्ड विलन्स कैद होते हैं, जिनमें मोस्टली फ्लैश से रिलेटेड विलन्स ही हैं। फ्लैशबैक सीन में जब किड बैरी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व न कर पाने की वजह से चिढ़ रहा होता है तो उसकी मदर उसे कहती है कि नॉट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन एंड समटाइम्स यू हैव टू जस्ट लेट इट गो, जो कि इस मूवी का थीम भी है। एंड इसी लर्निंग को ओरिजिनल बैरी मूवी के क्लाइमैक्स में यूज भी करता है। यहीं पर जिस गाने को गाकर बैरी की मदर उसके साथ डांस करती है वो है 1979 का हिट साल्सा सिंगल पेड्रो नवाहा। एडिशनली जो लाइंस उसकी मदर गाती है उसका मतलब है लाइफ गिव्स यू सरप्राइजेस, और ये गाना बेस्ड है एक नाइफ विल्डिंग क्रिमिनल के फेट के ऊपर, जो एक तरह से फोरशैडो करता है उसके साथ होने वाली फ्यूचर इवेंट्स को। अब टाइम ट्रेवलिंग के लिए जो मेथड फ्लैश यूज करता है वो कॉमिक्स में दिखा कॉस्मिक ट्रेडमिल है। कॉमिक्स में इसी मेथड को यूज करके कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू बैरी पास्ट और फ्यूचर में जंप कर सकता था। ऑल्दो टाइम ट्रेवलिंग के टाइम जब बैरी एक एनर्जी डोम में होता है तो उसे मूवी में नाम दिया गया है क्रोनो बॉल, जिसके अराउंड हमें पास्ट और फ्यूचर में हो रही इवेंट्स देखने मिलती है। अब इससे बिल्कुल मैचिंग तो नहीं, लेकिन इसी तरह की कॉस्मिक ट्रेडमिल यूज की गई थी एरोवर्स के शो में भी। इसी क्रोनो बॉल के अराउंड हमें DCU की हिस्ट्री की पास्ट इवेंट्स दिखती है, जहाँ जस्टिस लीग मूवी की वो इवेंट दिखती है जहाँ बाकी मेंबर्स मिलकर सुपरमैन
को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहीं पर हमें हेनरी कैविल का सेकंड कैमियो देखने मिलता है, ऑल्दो एक फ्लैशबैक सीन के रूप में। एडिशनली इन्हीं सीन्स में उसका सुसाइड स्क्वाड वाला कैमियो सीन भी दिखाया जाता है। टाइम ट्रेवल के बाद जब बैरी ये चीज ब्रूस से डिस्कस कर रहा होता है तो वो जहाँ खड़े होते हैं उसके पीछे के स्टोर के ऊपर लिखा हुआ है नाम ग्रेसन। ये रेफरेंस है डीसी कॉमिक्स के डिक ग्रेसन का, जो कॉमिक्स में बैटमैन का एसोसिएट रॉबिन बना था। जब ब्रूस वेन बैरी को टाइम ट्रेवल करने से मना करता है तो बैरी कहता है कि लास्ट टाइम यही चीज पोजारनोव में उनके काम आई थी। पोजारनोव वही रशियन सिटी है जहाँ जस्टिस लीग का क्लाइमैक्स सीन दिखाया गया था। ऑल्दो अगेन ये पार्ट भी जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में दिखाया गया है, थिएट्रिकल रिलीज जस्टिस लीग में नहीं। तो वंस अगेन जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को DCEU में कैनन किया जाता है। एंड होपफुली इसका ये भी मतलब हो सकता है कि फ्यूचर में हमें डार्क साइड और ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स इस नए DCU में भी देखने मिले। बैरी के रूम में जब आयरिस उससे बियर मांगती है तो दीवार से आर पार होकर बियर लाने के लिए वो यूज करता है अपनी फेजिंग पावर। कॉमिक्स में मॉलिक्यूलर एक्सेलरेशन यानी कि अपनी बॉडी के मॉलिक्यूल्स को हाई स्पीड पे वाइब्रेट करके वो चीजों के आर पार जा सकता है। टीवी शो वाले फ्लैश ने ये पावर्स यूज करना सीजन 1 में ही सीख लिया था। एंड मूवी में ओरिजिनल बैरी इस पावर को आगे भी यूज करते हुए दिखता है। बैरी के रूम में एक वॉल पे हिंदू गॉड लॉर्ड हनुमान का पोस्टर भी है। अपनी मदर की जान बचाने बैरी टाइम ट्रेवल करके वापस जाता है और एक छोटा सा चेंज करता है उसके बास्केट में कैन टमाटोज का कैन डाल के। लेकिन जब वो प्रेजेंट टाइम में वापस आ रहा होता है तो एक और स्पीडस्टर उसे पंच करके क्रोनो बोल से बाहर फेंक देता है, जिससे वो फंस जाता है 2013 की टाइमलाइन में। अब यही सेम प्लॉट था कॉमिक्स की फ्लैश पॉइंट स्टोरी लाइन का। यहाँ भी फ्लैश टाइम ट्रेवल करके गया था पास्ट में अपनी मदर नोरा की जान बचाने के लिए। एंड मूवी के सिमिलर ही कॉमिक्स में भी कई सुपर हीरोज बने ही नहीं थे तो कई इस टाइमलाइन में स्वैप हो गए थे। अब फ्लैश पॉइंट के अलावा मूवी में एक और कॉमिक्स की स्टोरी लाइन यूज की गई है जिसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। अब जब ओरिजिनल बैरी यंग बैरी के बेडरूम में होता है तो हमें कई सारे पोस्टर्स उसके रूम में देखने मिलते हैं। ये सभी पोस्टर्स वार्नर ब्रदर्स की मूवीज से रिलेटेड है, जैसे कि पैसिफिक रिम, वी फॉर वेंडेटा, इंसेप्शन और आई एम लेजेंड। इसके अलावा जिस अपार्टमेंट में यंग बैरी अपनी स्टडीज के लिए रहता है वहां पर हमें पोस्टर देखने मिलते हैं मार्स अटैक्स, मॉर्टल कॉम्बैट और लूनी टून्स के। इसके अलावा उसके वॉल पे 2002 की स्कूबी डू मूवी का भी पोस्टर दिखता है। स्कूबी डू मूवी के राइटर हैं जेम्स गन, जिन्होंने अपने हॉलीवुड करियर की शुरुआत इसी मूवी से की थी। इनफैक्ट फ्लैशबैक सीन में जो टी-शर्ट किड बैरी ने पहना है उस पे भी प्रिंटेड है स्कूबी डू कार्टून का ही एक प्रिंट। अब ओरिजिनल बैरी प्लान करता है यंग बैरी को पंच करके उसके दिमाग से इस मेमोरी को मिटाने का, लेकिन जब वो ये सुनता है कि आज ही उसकी डेट है आयरिस के साथ तो वो ये प्लान कैंसिल कर देता है। लेकिन साथ ही में आज की डेट से उसे याद आता है कि आज ही के दिन उसकी पावर्स उसे मिलेंगी। अब ये दोनों ही चीजें फ्लैश की कॉमिक स्टोरी लाइन में हुई है, यानी कि आयरिस के साथ बैरी की डेट कैंसिल हो गई थी क्योंकि पावर्स मिलने की वजह से वो बेहोश होकर कोमा में चला गया था। अब पावर्स पाने के लिए दोनों बैरी सेंट्रल सिटी रिसर्च सेंटर आते हैं। कॉमिक्स में भी बैरी सेंट्रल सिटी के फोरेंसिक डिपार्टमेंट में ही काम करता है और यहाँ पर जिस तरह का लाइटनिंग एक्सीडेंट और केमिकल्स के साथ इन्फ्यूज होने की वजह से उसकी पावर्स उसे मिलते हुए दिखाया गया है, ये भी मैच करता है कॉमिक्स में बैरी एलन के फ्लैश ओरिजिन स्टोरी के साथ। अब दोनों बैरीज पे लाइटनिंग स्ट्राइक होने की वजह से ओरिजिनल बैरी की पावर्स चली जाती है, जो फ्लैश पॉइंट कॉमिक सीरीज में भी हुआ था। जब यंग बैरी अपने अपार्टमेंट में अपनी पावर्स फर्स्ट टाइम यूज करता है तब वो पोज बनाता है लूनी टून्स के एक कैरेक्टर स्पीडी गोंजालेस का। स्पीडी गोंजालेस मेक्सिको का फास्टेस्ट माउस था इस एनिमेटेड शो में। अब नेक्स्ट डे ओरिजिनल बैरी यंग बैरी को अपना सूट दिखाता है जो उसकी रिंग में से निकलता है। मूवी में ये रिंग उसे बना के दी है एल्फ्रेड ने, लेकिन कॉमिक्स में ये रिंग डिवाइस बैरी अपने सूट को स्टोर करने के लिए कई सालों से यूज करता है। मैन ऑफ स्टील मूवी का मेन विलन जनरल जॉर्ड यहाँ भी वापसी करता है। यहाँ भी वो अर्थ को इन्वेड करता है अपनी क्रिप्टोनियन फोर्सेस के साथ ताकि वो अपने क्रिप्टोनियन रिबेल को ढूंढ पाए। एक्सेप्ट इस बार वो काल-एल नहीं कारा जोर-एल निकलती है, लेकिन जो शेकी सी अनाउंसमेंट वीडियो टीवी न्यूज में हमें दिखती है ये सीन एग्जैक्टली उठाया गया है मैन ऑफ स्टील मूवी का ही। अब यहीं पर हमें पता चलता है कि जब मैन ऑफ स्टील में जॉर्ड ने अटैक किया था तो फ्लैश भी मेट्रोपोलिस में मौजूद था, लेकिन सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर होने की वजह से उसने ये चीज सुपरमैन पे छोड़ दी थी। यहाँ पर जो छोटा सा सीन दिखाया गया है वो भी मैन ऑफ स्टील का एग्जैक्ट सीन उठाया गया है। अब यंग बैरी के अपार्टमेंट में उनके डिस्कशन में बाकी सभी टाइम ट्रैवलिंग मूवीज की तरह बैक टू द फ्यूचर मूवी का रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन इस नई टाइमलाइन के चेंजेस हमें इस मूवी के कैरेक्टर्स चेंजेस से भी दिखते हैं। अब ओरिजिनल बैक टू द फ्यूचर मूवी में मार्टी मैकफ्लाई का कैरेक्टर प्ले किया है एक्टर माइकल जे फॉक्स ने, लेकिन इस टाइमलाइन में उसे प्ले करते हैं एक्टर एरिक स्टोल्ज। अब यहाँ एक हिडन डिटेल ये है कि माइकल जे फॉक्स को कास्ट करने से पहले इस कैरेक्टर के लिए एक्टर एरिक स्टोल्ज को कास्ट किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें चेंज कर दिया गया। इसके अलावा फुटलूज मूवी का रेफरेंस दिया
जाता है जिसमें ओरिजिनली लीड में एक्टर केविन बेकन है, लेकिन इस यूनिवर्स में लीड कैरेक्टर प्ले किया है माइकल जे फॉक्स ने। एंड ओरिजिनल टॉप गन मूवी में टॉम क्रूज की जगह यहाँ पर केविन बेकन मैवरिक का रोल प्ले करता है। जब जनरल जॉर्ड से फाइट करने के लिए सुपरमैन नहीं आता तो बैरी इंटरनेट पे सर्च करता है बाकी जस्टिस लीग के मेंबर्स के नाम। यहाँ पर आर्थर करी यानी कि एक्वामैन को ढूंढने के लिए वो कॉल लगाता है उसके फादर थॉमस करी को, जहाँ पर हमें केमियो में देखने मिलता है एक्टर टेम्योरा मॉरिसन को, जिन्होंने थॉमस करी का कैरेक्टर प्ले किया था एक्वामैन में। लेकिन इस टाइमलाइन में उनका कोई बेटा है ही नहीं और आर्थर उनके कुत्ते का नाम है। फिर बैरी ढूंढता है विक्टर स्टोन को यानी कि साइबॉग को, बट उसे पता चलता है कि वो एक स्टार फुटबॉल प्लेयर है, जो रेफरेंस है जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग का, जहाँ पर हमें पता चला था कि इंजरीज की वजह से विक्टर फुटबॉल प्लेयर नहीं बन पाया एंड बाद में वो साइबॉग बना था। दोनों बैरीज बैटमैन को ट्रैक करके ढूंढने जाते हैं उसे वेन मैनर में। ये वेन मैनर मैच करता है टिम बर्टन के डायरेक्टेड बैटमैन मूवीज के वेन मैनर से। एडिशनली जो बैटमैन हमें यहाँ देखने मिलता है वो बेन एफ्लेक का नहीं बल्कि माइकल कीटन का है। माइकल कीटन ने 1989 की बैटमैन और 1992 की बैटमैन रिटर्न्स मूवी में ये कैरेक्टर प्ले किया था। ब्रूस वेन बैरी एलन के टाइम ट्रैवलिंग इंसिडेंट को सुन के उसे एक्सप्लेन करता है कि टाइम ट्रैवल कैसे वर्क करता है। ब्रूस कहता है कि उसने मूवीज में देखा होगा कि टाइम स्पगेटी की तरह स्ट्रेट लाइन में वर्क करता है और पास्ट में किया हुआ कोई भी चेंज एक ब्रांच टाइमलाइन बना देता है, लेकिन ये सिर्फ मूवीज में होता है और एक्चुअल में टाइम ट्रैवल एक कुक्ड स्पगेटी की तरह है, यानी कि टोटली जंबल्ड अप। अब जिस मूवी का एग्जांपल ब्रूस वेन यहाँ दे रहा है वो कोई और नहीं अवेंजर्स एंड गेम ही है, जहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम ब्रांच टाइमलाइंस दिखाई गई थी और ये भी बताया गया था कि पास्ट में किया हुआ कोई भी चेंज फ्यूचर को अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि उससे सिर्फ एक न्यू ब्रांच रियलिटी बनेगी। तो इस सीन में एमसीयू के टाइम ट्रैवलिंग रेफरेंस के साथ उसे रॉन्ग भी बताया जाता है। अच्छा गाइज, एडिटिंग के टाइम लास्ट मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का, बिकॉज 20 मिनट से ऊपर का वीडियो बन गया है एंड 2 पार्ट्स करके ही ये वीडियो टाइम पे पब्लिश कर पाता। बट डोंट वरी, सेकंड पार्ट कल सुबह सेम टाइम लाइव होगा। अगर आपने मूवी का ब्रेकडाउन और एंडिंग एक्सप्लेन वाला वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन से वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।